Hello students, today is the third lecture on haloalkanes and haloarenes. Before this, I have taken two lectures on this unit. Okay. In lecture 1, I have discussed the introduction of haloalkanes and haloarenes. In the second lecture, I have discussed three terms, mainly three terms. First is the aniline system, second is the alkyl group, and third is the aromatic compound or aromatic species. है ना? तो देखो बच्चों, तुम लोग का जो कमेंट आता है हम उसको पढ़ते हैं। तो पहले ये जान जाए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसको समझने के लिए इसका मैकेनिज्म पढ़ना जरूरी होता है। इसके मैकेनिज्म को पढ़ने के लिए ढेर सारा इंफॉर्मेशन है, सबको जानना जरूरी है। आप एनसीईआरटी बुक देखिएगा, उसमें सारा चीज़ दिया हुआ है। जब तक आप उस चीज़ को नहीं जानोगे तब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे समझोगे। आप एनसीईआरटी बुक पलटोगे, वहाँ लिख दिया है एरोमेटिक कंपाउंड। हम जैसे हेलोएरिन्स बताए कि जब हेलोजन एटम एरोमेटिक कंपाउंड से बेंजीन से जुड़ा रहता है तो उसे हेलोएरिन्स कहते हैं। अब एरोमेटिक सिर्फ एनसीईआरटी में एरोमेटिक लिख दिया, तो अब हम जब तक उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे तब तक आप एरोमेटिक कैसे समझोगे। तो इसमें आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़िएगा। ये नहीं कहो कि सर समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है। जो 12th क्लास के सिलेबस में हम उस लेवल से पढ़ा रहे हैं। यदि हम 9th-10th के लेवल से पढ़ाने लगेंगे तो खूब समझ में आएगा, लेकिन आप देखिएगा कि वो टॉपिक है एनसीईआरटी में दिया हुआ। एनसीईआरटी में मैकेनिज्म दिया है रिएक्शन का, तो मैकेनिज्म को समझने के लिए जो जो बातें जरूरी है उस बात को हम डिस्कस कर रहे हैं। आप यहाँ पेशेंस के साथ पढ़िएगा, 1-2 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना आप पढ़िएगा तो सब बात समझ में आने लगेगा। ऐसी बात नहीं कि नहीं आएगा। आज चाहोगे कि आजे हम पढ़े, आजे सब बात समझ में आ जाए, ये आएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्टी है। और कोई बात समझ में नहीं आवे तो वीडियो को बैक कर लीजिए, उसको फिर सुनिए, कॉपी में नोट करते जाइए, फिर उसको सुनिए, फिर उसको लिखिए। 3 बार, 4 बार, 5 बार सुनोगे, समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? आप सिलेबस देखिएगा कि एनसीईआरटी के सर हम पढ़ा रहे हैं कि नहीं। सिर्फ एनसीईआरटी बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ाते भी हैं। आप इस चीज़ को देखिएगा, गौर कीजिएगा। और इसका जो सिलेबस जो स्टैंडर्ड है हाई लेवल से, तो हाई लेवल से लिए स्टूडेंट का भी तो लेवल हाई होनी चाहिए, तो समझने में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा ही होगा। समझ रहे हैं ना? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए बहुत सारा चीज़ जानना होता है। तो देखो उसमें जो है पिछले वीडियो में हम उसी को आज डिस्कस कर रहे हैं। हमने सोचे थे आगे पढ़ाएं। हम आपको बताए थे कि एरोमेटिक स्पेसीज, एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक स्पेसीज किसको कहेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस किए थे। आज पुनः हम बता रहे हैं एरोमेटिक स्पेसीज क्या है। इसके लिए सारा कॉन्सेप्ट दे चुके हैं, जस्ट हम पॉइंट पढ़ा रहे हैं जहाँ से आपको दिक्कत हो रहा है। इसमें से बताए थे कि 2-3 कंडीशंस हैं। पहला कंडीशंस है कि मॉलिक्यूल्स और आयन, मॉलिक्यूल्स और आयन मस्ट बी कोप्लेनर, मस्ट बी कोप्लेनर। मतलब मॉलिक्यूल को कोप्लेनर कर समझिए, मॉलिक्यूल को प्लेन में होना चाहिए, यानी 2 डायमेंशनल होना चाहिए, यानी एक्स में और वाई में जो चीज़ रहता है उसको प्लेनर कहते हैं। समझ में आया? और जो चीज़ एक्स वाई के अलावा जेड में रहेगा, जैसे देखिए इसको आप इसको देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं हमारे हाथ में जो मॉडल है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। इसकी संरचना 3 डायमेंशनल है। देखो एक्स में है, वाई में है और क्या है, जेड। ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। अब इसको देखिए आप, इस स्ट्रक्चर को, ये जो मॉडल है हमारे हाथ में, ये स्ट्रक्चर जो प्लेनर है, ये क्या है, एक्स में है और वाई में, इसको कहते हैं प्लेनर। यानी प्लेनर जो है 2 डायमेंशनल हुआ, नॉन प्लेनर 3 डायमेंशनल। तो एरोमेटिक कंपाउंड और एरोमेटिक स्पेसीज के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि मॉलिक्यूल्स और आयन मस्ट बी कोप्लेनर, यानी उसको एक प्लेन में होना चाहिए। तो अब कहोगे सर हम कैसे जानेंगे कि ये जो है कोप्लेनर है।
या नॉन प्लेनर है, ये कैसे जानेंगे? तो जनरली जब मॉलिक्यूल्स और आयन का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है या sp2 होता है, उसको हम लोग कोप्लेनर कहते हैं। अब sp और sp2 क्या हम पढ़ा चुके हैं, इसका वीडियो जो है 1 में देखिएगा। हेलो एल्केन्स हेलो एरीन का वीडियो 1 में देखिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला। उसमें बताया है कि 4 सिग्मा बॉन्ड रहेगा किसी एटम के चारों ओर sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड रहेगा sp2, 2 सिग्मा बॉन्ड रहेगा sp। ये जनरली हुआ, इसमें एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन होना ही होना है ना। जैसे कोप्लेनर के एग्जांपल जो है, इसका एक्सेप्शन क्या है? एलिन सिस्टम। ये आईटी क्वेश्चन पूछा हुआ है। एलिन सिस्टम में हाइब्रिडाइजेशन जो है sp और sp2 है, इसके बावजूद भी वह कोप्लेनर नहीं है, यानी नॉन प्लेनर है। अब कैसे कैसे जवाब आज आपको हम बता रहे हैं। इसके अलावा देखो 10 एनुलिन है, 10 एनुलिन जो है इसमें भी मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होकर नॉन प्लेनर हो जाता है। ये कैसे है फिर आगे देख लेंगे। जनरली आप समझिएगा कि sp और sp2 जो रहेगा वो कोप्लेनर स्ट्रक्चर रहेगा, यानी एक प्लेन रहेगा। ये पहला कंडीशन। दूसरा हम कंडीशन आपको बताए हैं कि इसमें साइक्लिक रिजोनेंस होना चाहिए, साइक्लिक रिजोनेंस होना चाहिए। अब साइक्लिक मैंने समझ रहे हैं, बंद स्ट्रक्चर में बताए थे ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 तरह का होता है। कुछ कंपाउंड होते हैं जिसका स्ट्रक्चर ओपन होता है, उसको एलिफेटिक कंपाउंड कहेंगे। ओके, साउंड ठीक है ना भैया? और कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसका स्ट्रक्चर बंद होता है, उसको साइक्लिक कंपाउंड या रिंग कंपाउंड कहा जाता है। तो क्या होना चाहिए? साइक्लिक कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स क्या होना चाहिए? आयन क्या होना चाहिए? साइक्लिक। और साइक्लिक सिस्टम में जब रिजोनेंस होगा तो उसी को कहते हैं साइक्लिक रिजोनेंस। ये दूसरा कंडीशन। अब कोई से रिजोनेंस क्या है तो नहीं समझ गए, साइक्लिक समझ गए कि बंद सिस्टम को साइक्लिक सिस्टम है। रिजोनेंस क्या है समझिएगा। देखो आपको बता चुके हैं, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है। इसमें से एक सिग्मा एक पाई है ना। तो इस सिस्टम में ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर चेंज कर जाएगा ना, इसका स्ट्रक्चर चेंज कर जाएगा और ये हो जाएगा इस तरह से। यानी ये पाई बॉन्ड जो है यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया। तो पाई बॉन्ड का जो पोजीशन चेंज कर गया या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन चेंज कर जाता है किसी मॉलिक्यूल्स में, किसी आयन में, पाई इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज कर जाने की ही क्रिया को हम लोग क्या करते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज रिजोनेंस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिजोनेंस। रिजोनेंस के कारण एक ही मॉलिक्यूल की अनेक संरचना प्राप्त होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? इस दोनों को कहेंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर शॉर्ट में कहते हैं इसको CS, यानी कैनोनिकल स्ट्रक्चर। बेंजीन आपसे पूछेगा कितना होगा, क्या जवाब दोगे? 2। ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर जब आप समझ गए ना, सबसे पहले देखो ये साइक्लिक सिस्टम है एक बात। दूसरा बात है रिजोनेंस होगा। रिजोनेंस के कारण ये क्या हुआ? ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ गया, ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ गया, ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ गया। इसके कारण ये पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गया। इसी घटना को क्या कहते हैं? रिजोनेंस। चेंज इन पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिजोनेंस। और रिजोनेंस के कारण जितना भी स्ट्रक्चर प्राप्त होता है उसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो होता है भैया, यह इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, यह काल्पनिक संरचना, यह रियल स्ट्रक्चर नहीं है। ये दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? इमेजिनरी स्ट्रक्चर है।
इमेजिनरी स्ट्रक्चर, काल्पनिक संरचना, और दोनों स्ट्रक्चर का स्केचिंग, दोनों स्ट्रक्चर का योगदान जिस एक सिंगल स्ट्रक्चर में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलेंगे? रिजोनेंस हाइब्रिड। देखो इसका रिजोनेंस हाइब्रिड यहाँ लिखा है ना। इसको हम उठा के इसके ऊपर रख, देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, इसको उठा के इसके ऊपर रख दिए तो पाई बॉन्ड यहाँ भी आ गया। फिर यहाँ पाई बॉन्ड है, ये है, इसको उठा के यहाँ रखे तो पाई बॉन्ड फिर यहाँ है। फिर देखो पाई बॉन्ड यहाँ ये है, इसको उठा के यहाँ रखे तो फिर पाई बॉन्ड कहाँ है? यहाँ है। यानी इसको उठा के जब हम इसके ऊपर रख देते हैं ना, आप समझ रहे हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। इसको उठा के जब हम इसके ऊपर रख देते हैं तो क्या देखते हैं कि पाई बॉन्ड पूरे रिंग में फैल जाता है ना। तो पूरे रिंग में जो फैल जाता है उसी को हम कैसे दिखाते हैं? ऐसे गोल कर देते हैं, है ना। तो यही कहलाता है रिजोनेंस, रिजोनेंस हाइब्रिड, रिजोनेंस हाइब्रिड। यही तुम्हारा क्या होगा? रियल स्ट्रक्चर होगा, वास्तविक संरचना, रियल स्ट्रक्चर, वास्तविक संरचना। एकदम याद रखिएगा, सब भूलिएगा नहीं। कहो सर ये गोल क्या है? ये जो गोल हम दिए हैं ना, यही तुम्हारा है पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है तुम्हारा? पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो दूसरा कंडीशन क्या बताया बच्चों कि मॉलिक्यूल और आयन में क्या होना चाहिए? साइक्लिक रिजोनेंस होना चाहिए, तभी वह एरोमेटिक स्पीशीज हो सकता है। और तीसरा देखो कंडीशन क्या है कि यह हैकेल रूल का पालन करना चाहिए। इस मॉलिक्यूल और आयन को क्या पालन करना चाहिए? हैकेल रूल का पालन करना चाहिए। हैकेल्स रूल का पालन करना चाहिए। तो सर हैकेल्स रूल क्या है? यदि किसी सिस्टम में, किसी मॉलिक्यूल्स में या किसी आयन में 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो वह मॉलिक्यूल हैकेल रूल का पालन करता है ना। ये तीनों कंडीशन जिस स्पीशीज के द्वारा फुलफिल किया जाएगा हम उसको क्या कहेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। कहोगे सर n क्या है? यहाँ देखिए n जो है आपका, इसका वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी ले सकते हैं। n जो है नंबर है जो 0 से 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। अब देखिए हैकेल रूल के लिए कंडीशन से क्या हुआ कि यदि पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या, देखिए नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई ई माने इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में लिखिए। अब देखो यहाँ n का वैल्यू दे दिए 0 तो पाई इलेक्ट्रॉन कितना हुआ बताओ? 2 हुआ। यदि हम n का वैल्यू दे दिए 1, 4 × 1 4, 4 + 2 क्या होगा? 6। यदि हम n का वैल्यू दे दिए 2, 4 दूनी 8, 2 10। यदि हम n का वैल्यू दे दिए 3 तो 4 × 12, 2 14, है ना, 18। इस तरह से कि यदि किसी सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगा, 6 होगा, 10 होगा, 14 होगा, 18 होगा, इस क्रम में होगा, वह कंपाउंड या मॉलिक्यूल या आयन क्या करेगा? हैकेल रूल का पालन करेगा। तो इस तीनों कंडीशन को जो मॉलिक्यूल और आयन फुलफिल करेगा वह कंपाउंड या वह मॉलिक्यूल या वह आयन क्या होगा? एरोमेटिक होगा। और इस तीनों में से यदि किसी एक कंडीशन का पालन वह नहीं करेगा उसको एरोमेटिक नहीं कहेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? एकदम दिमाग में रखना है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 2, 6, 10, 14, 18 के क्रम में होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? एरोमेटिक कहेंगे। ओके, अगर पैसेंस से पढ़िएगा ऑर्गेनिक, उसको कॉपी में लिखते चलिएगा। कभी कभी कोई वीडियो लेने में जो है ना क्लियर नहीं हो पाता है तो तुम कमेंट करते हो कि सर दिखाई नहीं पड़ता है, तो उस कमेंट को पढ़ते हैं, हम उस डिमेरिट को दूसरे वीडियो में दूर करने की कोशिश करते हैं।
यदि उस तरह एक आध वीडियो आ जाए तो हम जो लिखते हैं उसको बोलते भी हैं ना, तो जो बोलते हैं उस हिसाब से आप कॉपी में नोट करके चले जाइए। एक आध वीडियो गड़बड़ आ जाता है बीच बीच में, समझे ना, उस स्थिति में जो हम बोलते हैं और जो लिखते हैं दोनों में से यदि दिखाई पड़ रहा है तो लिख लिए ठीक से। यदि हो सकता है कुछ वर्ड दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन उस वर्ड को हम बोल भी रहे हैं ना, तो आप सुन के उसको लिख लीजिए। समझ रहे हैं कि ना, इन्हें कि देखिए कि लिखेंगे, आप सुन के भी लिखिए, इसको देखिएगा। अब इसी आधार पर हम डिसीजन करते हैं कि कौन एरोमेटिक है कौन एरोमेटिक नहीं है। देखिए सबसे पहला सिस्टम हम आपको बता रहे हैं। साइक्लोप्रोपीन, इसका नाम है साइक्लोप्रोपीन। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितना है? पाई इलेक्ट्रॉन, ईवन इलेक्ट्रॉन 2 है ना। इसमें कंजुगेशन नहीं, कंजुगेशन का मतलब होता है, तो कंजुगेशन समझिए, ये वर्ड हमेशा हम यूज करेंगे। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, है ना। डबल बॉन्ड इस तरह से जब हम रहेगा इसको कहते हैं पाई पाई कंजुगेशन। क्या बोलिएगा? पाई पाई कंजुगेशन। तो कंजुगेटेड सिस्टम में रिजोनेंस होता है, यानी अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड या अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पोजीशन पर रहता है, उसको कहते हैं कंजुगेशन। अब कंजुगेशन जो है पाई पाई कंजुगेशन हो सकता है, कंजुगेशन जो है पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन हो सकता है, कंजुगेशन पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन हो सकता है, ये कंजुगेशन जो है पाई बॉन्ड फ्री रेडिकल कंजुगेशन हो सकता है। मैंने कंजुगेशन होना चाहिए अल्टरनेट पोजीशन पर जहाँ होगा उसी में रिजोनेंस हो। तो आप इसको देखिए, पाई इलेक्ट्रॉन 2 है, यह हेकर रूल का पालन कर रहा है। उसके बाद देखिए इसमें कंजुगेशन नहीं है, देखो यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद फिर क्या है? सिंगल बॉन्ड। इधर से ही चलोगे तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, फिर क्या है? सिग्मा बॉन्ड। यहाँ क्या कहेंगे? नो कंजुगेशन। यहाँ बोलो भैया कंजुगेशन है, क्या कहेंगे? नो कंजुगेशन। ओके, इसीलिए नो रिजोनेंस। अब रिजोनेंस ही नहीं होगा तो इसीलिए क्या होगा? नॉट एरोमेटिक, नॉट एरोमेटिक, या इसी को कहेंगे नॉन एरोमेटिक। यानी यह कंपाउंड क्या है? नॉन एरोमेटिक है। क्यों है? यानी हेकर रूल का तो पालन कर रहा है लेकिन इसमें पाई पाई कंजुगेशन नहीं है, इसीलिए यह एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। इसी को आप नॉन एरोमेटिक कहेंगे। नॉट एरोमेटिक माना नॉन एरोमेटिक। इसको देखो, साइक्लोप्रोपीन कैटायन, पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये कैटायन हुआ, ये कार्बन है, कार्बन को प्लस हो, कैटायन हो गया। अब देखो यहाँ पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन है, वहाँ कंजुगेशन है नहीं, लेकिन यहाँ पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन है, इसलिए यहाँ रिजोनेंस होगा। ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। पिछला वीडियो में दिखा दिए हैं, यानी रिजोनेंस हो रहा है। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन देखो इसका कितना है? sp2 इसका भी sp2। यहाँ क्या कहेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन 2 है ना। इसमें क्या है? साइक्लिक रिजोनेंस हो रहा है, साइक्लिक रिजोनेंस हो रहा है। और कंपाउंड कैसा है? प्लेनर है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे है बता दिए, बार बार हम कितना बताओगे एक बात। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? एरोमेटिक है, क्योंकि ये तीनों कंडीशन पालन कर रहा है, हेकर रूल का पालन कर रहा है, साइक्लिक रिजोनेंस है, प्लेनर है, इसीलिए एरोमेटिक। अब चलिए इसमें भेजा, इसमें साइक्लोप्रोपीन एनायन, साइक्लोप्रोपीन एनायन। इसमें देखो सबसे पहले पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक नेगेटिव का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिएगा, यही सब बेसिक बात है। एक नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन है। फिर इधर से देखो पाई इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन है।
इस केस में देखने में लगता है एक पाई बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पाई बॉन्ड 1 है, यहाँ पाई बॉन्ड कितना भैया 1 है, इसीलिए पाई इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2। कहोगे इसमें सर, इसमें पाई बॉन्ड 1 है, लेकिन ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है रिजोनेंस होगा। रिजोनेंस के कारण देखो क्या होगा, ये जो निगेटिव चार्ज है ये कन्वर्ट जाएगा किसमें, पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 2, यानी ये जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज ए पाई इलेक्ट्रॉन। जानते ना, दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज ए पाई इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है पाई इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर रहा है, इसीलिए यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन जो दोगे 4 दोगे। अब ये सब चीज आप धीरे धीरे समझिएगा। ये चाहोगे कि एक ही दिन में हम समझ जाए, ये संभव नहीं है। पेशेंस के साथ 1 महीना 2 महीना पढ़ोगे ना, ऑर्गेनिक समझ में आ जाए। समझ रहे हैं ना, ये सब मैकेनिज्म का पार्ट है। उसके बाद यानी कि ये जो है हैकेल रूल का पालन कर रहा है। आपको बता चुके हैं कि 2 होगा, 6 होगा, 10 होगा, 14 होगा, तब ना करेगा हैकेल रूल का पालन। यह हैकेल रूल का पालन नहीं करता है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, नॉट एरोमेटिक। यानी 3 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड में, 3 मेंबर्ड में ये जो रिंग है इसमें कार्बन एटम की संख्या कितना है 3। तो 3 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड में सिर्फ साइक्लोप्रोपीन कैटायन या साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन, 3 मेंबर्ड कंपाउंड में सिर्फ साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन ही एरोमेटिक है। अब बाकी इसका एनायन और न्यूट्रल स्पीशीज दोनों नॉन एरोमेटिक, दोनों क्या है, नॉन एरोमेटिक है, और सिर्फ ये एरोमेटिक। इसमें साइक्लिक रिजोनेंस हो रहा है, बता चुके हैं कैसे होता है, फिर थोड़ा सा समझ लीजिए। हम पिछला वीडियो में हम बता दिए हैं, फिर रिपीट करते हैं। एक ही चीज को जब 10 बार 5 बार आप पढ़िएगा ना, तब बात समझ में आएगा। समझ रहे हैं ना, ये 9 10 नहीं है, 9 10 में 2 पेज रहता है, पढ़ लिए बस हो गया। देखिए रिजोनेंस हो रहा है साइक्लिक सिस्टम में, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। ये जो चूंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज्यादा है, इसीलिए पाई बॉन्ड का पोलराइजेशन जो है उसकी ओर होगा। तो ऐसा होने से क्या होगा, ये डबल हेड एरो जो है विभिन्न कैनोनिकल स्ट्रक्चर के बीच हम लोग डबल हेड एरो की यूज करते हैं। तो ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ गया, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं एरो का जो हेड होगा वो नेगेटिव होगा, टेल के पास पॉजिटिव। ये पाई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट है, ये ऐसे मूव किया तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ क्या आ गया पॉजिटिव, यहाँ क्या आया पॉजिटिव, और यहाँ आ गया नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके एक बॉन्ड बना है। तो देख लो पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ आया। इसी पाई बॉन्ड के पोजीशन को चेंज करने की क्रिया को रिजोनेंस कहते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन पोजीशन चेंज हो गया, फिर देखिए ये ऐसे पोलराइज करेगा, ऐसे पोलराइज करेगा, तब क्या हुआ, ऐसे पोलराइज किया, यहाँ नेगेटिव, यहाँ क्या आ गया पॉजिटिव, फिर इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव मिलके क्या बना है, पाई बॉन्ड बना है। आप समझ गए होंगे साइक्लिक रिजोनेंस किसको कहते हैं, पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज करने की क्रिया को रिजोनेंस कहते हैं। यदि रिजोनेंस साइक्लिक सिस्टम में होता है उसको साइक्लिक रिजोनेंस कहते हैं। कहने के मतलब क्या हुआ, 3 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड में सिर्फ साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन ही एरोमेटिक है, बाकी दोनों नॉन एरोमेटिक। इसको उतारिए पेशेंस के साथ पढ़िए। ये देखिए सर सिर्फ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम पढ़ा देते 9 10 का ऑर्गेनिक, खूब समझ में आएगा। समझ रहे हैं ना, 9 10 का जब ऑर्गेनिक पढ़ा देंगे तो खूब समझ में आएगा। कहिएगा उस सर तो इतना बढ़िया पढ़ा है ना कि दिमाग में सेट कर गया। लेकिन आप ये तो नहीं देखिए कि 9 10 के पढ़ाए हैं कि 12 के एनसीईआरटी पढ़ाए, इसको तो आपने नहीं देखा। सिर्फ ये देखा कि सर जो पढ़ाए दिमाग में सेट ही कर गया। इसलिए आप गलत फहमी में नहीं रहिएगा, बुक को देखिएगा और तब कहिएगा संजीव सर क्या पढ़ा। ओके, अब जो है आगे चलते हैं।
ये 3 मेंबर्ड कंपाउंड में बताया कि क्या क्या हो सकता है। उसके बाद देखो हम 4 मेंबर्ड में चलते हैं। 4 मेंबर्ड में ना जिसमें कार्बन की संख्या 4, देखो इसमें 4 कार्बन है ना, ये हुआ साइक्लोब्यूटेन। एक पाई बॉन्ड यहाँ दिए, एक पाई बॉन्ड यहाँ दिए। इसमें पाई बॉन्ड कितना है 2, एक पाई बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितना हुआ बताओ, 2 दूनी 4। तो क्या ये हैकेल रूल का पालन कर रहा है? हैकेल रूल बता चुके हैं हमेशा 6, 10, 14 रहेगा तो हैकेल रूल का पालन करेगा। तो क्या 4 इसके बीच में आ रहा है? ये हैकेल रूल का पालन नहीं कर रहा है, इसीलिए लिख देंगे नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, या इसी को कहेंगे नॉट एरोमेटिक की बात है, नॉट एरोमेटिक मतलब यह कंपाउंड एरोमेटिक नहीं। अब चलिए यहाँ कैटायन में आते हैं। इसमें यदि एक पॉजिटिव देते हैं, इसमें जो है रिजोनेंस यहाँ से यहाँ एक बार तो होगा, लेकिन पूरे रिंग में रिजोनेंस नहीं है। पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, रिजोनेंस मतलब कंजुगेशन है। पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज क्या है? कंजुगेशन है। लेकिन ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ जाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं आएगा, यहाँ से यहाँ नहीं आएगा। तो साइक्लिक सिस्टम में रिजोनेंस नहीं संभव है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? डाइकेटायन। क्या लेंगे? डाइकेटायन, यानी 2 जगह पॉजिटिव चार्ज देंगे, डाइकेटायन। अब देखो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन कितना है? एक पाई बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन, यह हैकेल रूल का पालन कर रहा है। इसमें देखो साइक्लिक रिजोनेंस होगा, पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, साइक्लिक रिजोनेंस होगा, साइक्लिक रिजोनेंस होगा। ओके, उसके बाद क्या? कंपाउंड जो है प्लेनर है, को प्लेनर है ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, बल्कि इसमें सब जगह क्या है? sp2a, sp2 है ना। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? एरोमेटिक कहेंगे। यानी 4 मेंबर्ड कंपाउंड में, 4 मेंबर्ड ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम 4 हो उसको 4 मेंबर्ड कहेंगे। इसमें डाइकेटायन स्पीशीज जो है यह एरोमेटिक होगा। इसके बाद देखिए डाइनेगेटिव वाला, साइक्लोब्यूटीन में डाइनेगेटिव स्पीशीज है ना, 2 नेगेटिव, एक नेगेटिव में एक पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें देखो ये नेगेटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि रिजोनेंस होगा, यहाँ से यहाँ चला आएगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, यानी कि 2, 2, 4, 2, 6। यानी फिर समझिएगा कि ये नेगेटिव चार्ज जो है रिजोनेंस के कारण यह बदल जाता है किसमें? पाई इलेक्ट्रॉन में, है ना। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, एक पाई बॉन्ड मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन कितना हुआ भैया बताओ? 6, है ना। साइक्लिक रिजोनेंस होगा, साइक्लिक रिजोनेंस होगा। रिजोनेंस हम अलग से डिस्कस करेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको अलग से डिस्कस करेंगे, तब आप कंप्लीट ऑर्गेनिक समझिएगा। रिजोनेंस किसको कहते हैं समझ गए, और अलग से हम इसको डिस्कस करेंगे। साइक्लिक रिजोनेंस हो रहा है ना, इसीलिए ये क्या है? एरोमेटिक है, इसीलिए ये क्या है? एरोमेटिक। ओके, यानी किसका? दोनों जो है एरोमेटिक है, सिर्फ ये नॉन एरोमेटिक। उतार लिया, मिटा लिया। उसके बाद सब चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है। थर्ड देखिएगा, हम 6 मेंबर्ड में चल रहे हैं। अब कोई सर 5 मेंबर्ड, चलो 5 मेंबर्ड को बता देते हैं, है ना। इसमें देखिए पाई बॉन्ड, है ना, पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड है इसमें, पाई बॉन्ड 2 है, लेकिन इसमें कंजुगेशन नहीं है। देखो पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितना है?
पाई इलेक्ट्रॉन कितना है 4, 2 2 4 है ना। इसमें क्या है कंजुगेशन है, तो क्या कहेंगे नो कंजुगेशन, नो कंजुगेशन, कंजुगेशन नहीं है इसीलिए क्या होगा नो रेजोनेंस, इसीलिए नो रेजोनेंस, रेजोनेंस संभव नहीं है, इसीलिए यह क्या होगा नॉट एरोमेटिक, यह कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। चलिए और इसमें देखिए कैटायन वाला में, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितना है 4, पाई पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन है, फिर पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, इसमें कंजुगेशन है लेकिन यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन कितना है 4, 6 होगा तब ना, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन कितना है 4, इसीलिए हेकेल रूल को पालन नहीं करता है, इसीलिए यह भी क्या होगा नॉट एरोमेटिक होगा, है ना। फिर देखिए इसमें ये निगेटिव चार्ज है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2 4 2 6 है ना। साइक्लिक रेजोनेंस होगा, साइक्लिक रेजोनेंस होगा, क्यों होगा पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कंजुगेशन है, फिर पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड निगेटिव चार्ज कंजुगेशन है, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड निगेटिव चार्ज कंजुगेशन है, फिर पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, फिर क्या है कंजुगेशन है, यानी साइक्लिक रेजोनेंस संभव है, इसीलिए ये क्या होगा बताओ एरोमेटिक होगा। क्लियर, क्लियर कर दिए ये 5 नंबर में। चलिए हम बढ़िया से बता ही देते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं आप लोग। इसके बाद देखिए 6 नंबर में चले आओ, 6 नंबर में बेंजीन आया, एनुलिन सिस्टम में कर देंगे 6 एनुलिन पढ़ा ही चुके, 6 एनुलिन रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस के कारण ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, ये यहाँ से यहाँ आया, पाई बॉन्ड जो है अपना पोजीशन चेंज कर लिया, है ना। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6, साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है, को प्लेनर है, इसीलिए ये बेंजीन जो है आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयंस भी हो सकता है, यानी बेंजीन जो है तुम्हारा एरोमेटिक कंपाउंड है, ये स्टेबल होता है ना। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है स्टेबल होता है, इसका रेजोनेंस एनर्जी जो है, रेजोनेंस एनर्जी 36 किलो कैलोरी पर मोल होता है। रेजोनेंस एनर्जी क्या है 36 किलो कैलोरी पर मोल होता है, जिसका रेजोनेंस एनर्जी जितना ज़्यादा होगा वह सिस्टम उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए यह स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है, इसीलिए एरोमेटिक कंपाउंड जो है एडिशन रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। इसके पास 3 पाई बॉन्ड है, यह एडिशन रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, बल्कि यह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भाग लेता है। अब सब आगे बुझिएगा, आप तुरंत नहीं समझ जाइए, हम बोले थे तुम कमेंट करते हो सर क्या बोले नहीं समझ, आगे धीरे धीरे समझिएगा। हम बोले एडिशन रिएक्शन में भाग नहीं लेता, अब एडिशन आप नहीं समझ रहे हैं, धीरे धीरे जैसे आगे पढ़ेंगे ना आप समझ में आ जाएगा एडिशन क्या है सब्स्टिट्यूशन क्या है। एक ही बार समझ में नहीं आएगा, आप कम से कम सुन तो लिए कि एडिशन रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भाग लेगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भाग लेगा। ओके, जो पढ़ाते हैं आप देखिए हम क्या पढ़ाते हैं पेशेंस के साथ। ये हुआ 6 नंबर में। अब चलिए 7th नंबर में चलते हैं, 7 नंबर में चलते हैं इस तरह से।
है ना। 7 नंबर में देखो पाई इलेक्ट्रॉन कितना है 6, 2 2 4 2 6, लेकिन यहाँ कंजुगेशन नहीं है। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहाँ तक तो कंजुगेशन है, लेकिन पाई बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, क्या कहेंगे नो कंजुगेशन, नो कंजुगेशन, इसीलिए नो रेजोनेंस, इसीलिए नो रेजोनेंस, इसीलिए यह क्या होगा नॉन एरोमेटिक या नॉट एरोमेटिक, यह कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। चलो इसमें देखिए भैया 7 नंबर में है ना, ये 7 नंबर में देखो इसको कैटायन ले लेते हैं है ना। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितना है 6, कंजुगेशन है पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, फिर देखो पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कंजुगेशन है, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन है, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन है, इसमें कंजुगेशन है ना, यानी इसमें साइक्लिक रिजोनेंस संभव है, साइक्लिक रिजोनेंस संभव है, इसीलिए ये हेकल रूल का पालन कर रहा है, इसीलिए क्या है एरोमेटिक। इसका एनाइन जो है वह क्या होगा नॉन एरोमेटिक होगा, आप समझ रहे हैं, इसका जो है एनाइन होगा वह नॉन एरोमेटिक होगा, क्यों, क्योंकि जब आप समझ रहे हैं भैया, इसीलिए समझ रहे हैं कि देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ निगेटिव चार्ज, ये भी काम करेगा पाई इलेक्ट्रॉन की तरह, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 8, 2 2 4 2 6 2 8, यह के रूल का पालन नहीं कर रहा है, इसीलिए क्या कहते हैं नॉन एरोमेटिक, क्या बोलोगे नॉन एरोमेटिक। क्लियर हो गया, लिख लिया होगा तुमको तारीख। उसके बाद देखो हम 8 नंबर में बताते हैं, 8 नंबर में बताते हैं क्या होता है, 8 नंबर में समझिएगा, देखो 8 नंबर ऐसे बना दीजिएगा, ऐसे बढ़िया से, जहाँ जहाँ बैंड है ना वह कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, ओके, जहाँ जहाँ बैंड है वह कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। देखो यहाँ पाई बॉन्ड फिर पाई बॉन्ड फिर पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, पाई कंजुगेशन जरूर है, लेकिन यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन कितना है 4 पाई बॉन्ड मतलब 8, 4 पाई बॉन्ड मतलब पाई इलेक्ट्रॉन कितना 8, तो बताओ 2 होगा 6 होगा 10 होगा 8 होगा, यानी यह कैलकुलेट का पालन नहीं करता है, इसीलिए क्या होगा नॉट एरोमेटिक, यह एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। अब चलो हम इसका देखो 10 एनोलिन को बताते हैं, इसका आप 8 एनोलिन भी कह सकते हैं, बता चुके हैं, अब इसको समझिएगा 10 एनोलिन के बारे में हम बता रहे हैं। है ना, इसको आप देखिए इस स्ट्रक्चर पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, है ना, सब कार्बन है, जो जितना देख रहे हैं ना बैंड सब क्या है कार्बन है, टोटल कार्बन कितना है भैया बताओ 10, इसीलिए कहलाया 10 एनोलिन। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितना है 10, तो देखो ये हेकेल रूल का पालन कर रहा है, समझिएगा हेकेल रूल का पालन कर रहा है, इसमें पाई पाई कंजुगेशन है, साइक्लिक साइक्लिक रिजोनेंस, साइक्लिक रिजोनेंस होगा, क्यों, क्योंकि पाई पाई कंजुगेशन है ना, और ये क्या है प्लेनर है, ये क्या है प्लेनर है, कोप्लेनर स्ट्रक्चर है, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 है,
हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। यहाँ समझिएगा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको प्लेनर होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसको प्लेनर होना चाहिए। देखो यहाँ हेकेल रूल का पालन कर रहा है, साइक्लिक रिजोनेंस हो रहा है, दोनों कंडीशन पालन कर रहा है। और हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है, यानी कि इसका क्या होना चाहिए, कोप्लेनर होना चाहिए। लेकिन यह कोप्लेनर नहीं है, यह क्या है, नॉन कोप्लेनर है। कोप्लेनर होगा तब ना, 3 कंडीशन बताए ना कि हेकेल रूल का पालन कर रहा है, साइक्लिक रिजोनेंस हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन जनरली sp और sp2 होता है, तो कोप्लेनर स्ट्रक्चर होता है। लेकिन यह कोप्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों नहीं है, इसको समझिएगा। देखो यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ जो है दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन और ये चौथा हाइड्रोजन, है ना। इसके कारण क्या होगा, यहाँ स्टेरिक रिपल्सन। क्या होता है, स्टेरिक रिपल्सन होता है। रिपल्सन के कारण इसका प्लेनरिटी लॉस्ट कर देता है। प्लेनरिटी क्या कर देता है, लॉस्ट कर जाता है। इसीलिए यह क्या हो जाता है, नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर स्ट्रक्चर, नॉन कोप्लेनर स्ट्रक्चर है। इसीलिए यह जो है 10 रिंग, यह क्या है, नॉट एरोमेटिक, नॉट एरोमेटिक। इसका नाम आपको बता चुके हैं, इसका नाम है 10 एन्युलीन। 10 एन्युलीन यह क्या है, फिर समझिएगा, ये हेकेल रूल का पालन कर रहा है, साइक्लिक रिजोनेंस हो रहा है। लेकिन ये तीसरा कंडीशन जो बताया कि मॉलिक्यूल मस्ट बी कोप्लेनर, यानी कोप्लेनर जनरली बताया कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो कोप्लेनर होता है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहते हुए भी यह कोप्लेनर नहीं होके क्या है, नॉन कोप्लेनर स्ट्रक्चर है। ऑक्सीजन कैसे हुआ, प्रत्येक कार्बन पे एक हाइड्रोजन है ना, sp2 है तो एक हाइड्रोजन है। इसका जो ये चारों हाइड्रोजन है रिंग के अंदर है, रिंग के अंदर होने के कारण चारों हाइड्रोजन एटम के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन जिसको बोलते हैं हम लोग स्टेरिक रिपल्सन। रिपल्सन के कारण इसका प्लेनरिटी क्या हो जाता है, लॉस्ट कर जाता है, और यह हो जाता है नॉन कोप्लेनर। और जब नॉन कोप्लेनर होगा तो एरोमेटिक होगा, इसीलिए यह क्या है, नॉट एरोमेटिक। यानी 10 एनुलीन जो है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, इसको एरोमेटिक नहीं। देखो एक और पूछता है एलिन सिस्टम, IIT जो पूछा हुआ क्वेश्चन है एलिन सिस्टम, उसमें देखिए क्या होता है। पहले आप पूछिए एलिन क्या है। एलिन CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, इसको बोला जाता है एलिन। तो सबसे पहले आपको पूछेगा एलिन प्लेनर है कि नॉन प्लेनर। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन जो है यहाँ पर sp2 है। कैसे sp2 निकालने बता चुके हैं कि 2 हाइड्रोजन है, 2 सिग्मा, यहाँ 1 सिग्मा, कितना सिग्मा, 3। समझिएगा, इसको ऐसे लिखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। H डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C H है ना। यहाँ पर देखो तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, sp2। 1 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। फिर यहाँ 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट दे दिए, एक ही बात बार बार नहीं, एक जगह बता दिए, वीडियो वन में देखिएगा, समझ रहे हैं ना। अब देखो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम खींचते हैं कि यह जो है नॉन प्लेनर कैसे है, उसको बता रहे हैं। एलिन सिस्टम है, इसको मिटाते हैं, देखिए कैसे है ना, ये कैसे एलिन C सिंगल बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम दे रहे हैं। H तो समझ रहे हैं, H है ये है H है ना। इसको देखिए यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, sp2 का मतलब क्या होगा, एक S 2 भाग निकला। P में 3 ऑर्बिटल होता है ना, P में
पी में 3 ऑर्बिटल होता है जिसको px, py और pz कहते हैं। 3 ऑर्बिटल है, p सब ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जिसे px, py, pz कहते हैं। sp2 का क्या अर्थ हुआ? sp2 का अर्थ हुआ कि एक s भाग लिया और 2 p भाग लिया, तो 2 p में मान लीजिए px, py भाग लिया, तो pz तो बच गया हमारा। या मान लो py, px, pz भाग लिया तो py तो बच गया। तो तीनों में से कोई दो, मान लीजिए कि इसका py जो है भाग नहीं लिया। कौन भाग नहीं लिया? py भाग नहीं लिया। अब बीच में देखो क्या है, अभी डायरेक्शन sp है, मान लो pz है तो py तो बच गया। अब sp है, sp का क्या अर्थ हुआ? एक s भाग लिया और एक p भाग लिया, मान लो px भाग ले लिया, तो py और pz तो यहाँ बच गया। यहाँ पर क्या बच गया? py तो बच गया। तो यहाँ पर क्या है कि हम लेंगे, देखो 2 है, sp है, ये py है, ये py दे दी। आई क्या लेंगे यहाँ से? pz। क्या लेंगे भैया? pz। अब चले आइए फिर यहाँ पर, इसमें देखिए इसको ऐसे दिखा देते हैं, H2 लिखते हैं तब समझिएगा, H2। अब देखो यहाँ पर py, डायटोमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप किया तो बॉन्ड बनाया, ओवरलैप किया तो बॉन्ड बनाना। py, देखो px, py, pz तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है ना, px, py, pz एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये py है, ये py है, ओवरलैपिंग हो गया। ये है pz, अब ये pz हो गया तो ये यहाँ चूंकि इस दोनों के बीच पाई बॉन्ड बन रहा है, तो ये pz है तो इसको भी क्या होना है? pz होना। इसको भी क्या होना है? pz होना। इसको भी क्या हो जाना है? pz होना है ना। pz कैसे होगा? इसके लिए इसका एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, इसका pz और इसका pz आपस में क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। फिर जो है इसका pz और इसका pz आपस में क्या किया? ओवरलैप। तो एलिन में आप क्या देखते हैं कि ये दोनों टर्मिनल कार्बन एटम जो है, एक py प्लेन में चला गया और एक pz क्षेत्र प्लेन में चला गया। इस कारण से इसका पोलैरिटी एक py में है, एक यदि py है तो एक कहाँ चला गया? pz है, यानी दोनों जो एक प्लेन में नहीं है। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? नॉन कोप्लेनर। क्या कह देंगे? नॉन कोप्लेनर स्ट्रक्चर, नॉन कोप्लेनर स्ट्रक्चर, है ना। इस सब बच्चों इस सब थोड़ा बढ़िया से देखिएगा, थोड़ा हाई लेवल से हम ऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं, आपको सिखा देते। पहले ही हम बोले कि संदीप सर ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं कुछ अलग अंदाज में। आप जब पढ़िएगा, पैसेंस के साथ पढ़िएगा, तब समझ में आएगा कि सर क्या पढ़ा है। और नहीं तो बोलो हम 9th 10th ऑर्गेनिक पढ़ा देते हैं कि ए रिएक्ट किया बी से तो बन गया CO2, बस यही लोग पढ़ाते हैं, यही हम भी पढ़ा देते हैं। समझ रहे हैं ना। तो वो खूब समझ में आता है, A+B क्या बना? देखो CO2 बना। तो उसमें सीखा क्या? तो कुछ इसलिए पैसेंस के साथ पढ़िएगा। हम जानते हैं कि बहुत बात समझ में नहीं आया, आप कॉपी में लिख के वीडियो में 4 बार 5 बार आगे पीछे कर करके सुनिए। सुनते 1-2 महीनों में आपको समझ में आएगा, और निश्चित आएगा। तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, बताए थे कि इसका यूज करते हैं सॉल्वेंट के रूप में, मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं, आर्टिफिशियल कैम्फर के रूप में यूज करते हैं। इसके अलावा जो है हम लोग ब्लड के सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज करते हैं। एक देखो है हमारा थायरॉक्सिन। हमारा बॉडी जो है एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन। क्या नाम है? थायरॉक्सिन। समझ रहे हैं ना, इसका नाम क्या है? थायरॉक्सिन। अब थायरॉक्सिन की कमी से मनुष्य में एक बीमारी होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्वाइटर। क्या कहते हैं? ग्वाइटर। हमारा बॉडी जो है, आवर बॉडी, हमारा बॉडी जो है एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है।
क्या प्रोड्यूस हार्मोन का नाम सुना है ना? 9th-10th के बायोलॉजी में हार्मोन केमिकल सब्सटेंस जो हमारा सेल प्रोड्यूस करता है हार्मोन, उसका नाम है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या प्रोड्यूस करता है? थायरोक्सिन। इसकी डिफिशियंसी से डिफिशियंसी मतलब क्या हुआ? कमी। यदि हमारे बॉडी में जो ये हार्मोन है थायरोक्सिन, इसकी कमी हमारे शरीर में हो जाएगी, इसकी कमी से एक बीमारी होगी, उस बीमारी का नाम है ग्वाइटर। क्या नाम है? ग्वाइटर, जिसको हिंदी में घेंघा बीमारी कहते हैं। क्या कहते हैं? घेंघा बीमारी कहते हैं, है ना? ये थायरोक्सिन जो है यह क्या है? आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड है। ये थायरोक्सिन में क्या होता है? थायरोक्सिन क्या है? आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसमें मतलब आयोडीन पाया जाता है। और यदि शरीर में इस थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगा तो शरीर में एक बीमारी होता है जिसको ग्वाइटर घेंघा कहते हैं। बहुत पहले गला में जो है ना इतना बड़ा लटकी बुझता है ना, लोटा, इतना बड़ा लोटा यहाँ पर लटक जाता है, उसी बीमारी में नाम क्या है? ग्वाइटर। इसकी कमी से होता है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से जो है एक बीमारी होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्वाइटर, है ना? ये हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होता है थायरोक्सिन। इसीलिए आजकल जो है सरकार क्या किया है, वो लोग जो नमक खाते हो वहाँ लिखा रहता है आयोडाइज्ड सॉल्ट, मतलब सॉल्ट मतलब नमक। नमक में सरकार क्या करता है? आयोडीन मिला देता है, इसीलिए नाम पड़ गया आयोडाइज्ड सॉल्ट। तो जब हम लोग नमक खाते हैं तो उसके साथ साथ हमारे शरीर में क्या चला जाता है? आयोडीन भी चला जाता है। आयोडीन चला जाता है जिसके कारण हमारे शरीर में आयोडीन की कमी नहीं हो पाती है। हमारे शरीर में आयोडीन की कमी नहीं हो पाती है, यानी जो नमक खाते हैं उससे आयोडीन हमको मिल गया, तो उस नमक के कारण क्या होता है? हमारे शरीर में आयोडीन चला गया और ये ग्वाइटर बीमारी जो है हमको नहीं होता। समझ रहे हैं ना? ये ग्वाइटर बीमारी नहीं हो इसके लिए क्या चाहिए? थायरोक्सिन चाहिए। समझ रहे हैं ना? इसकी कमी से बीमारी होगा ग्वाइटर। ये क्या है? आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसमें आयोडीन होता है। ओके, थैंक्स।